हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी में आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस करी है। जिसको वो लिंक चाहिए आपको आई बटन में वो पूरी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 6 की जब मैंने आपके साथ हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस की है, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कि मानव किस तरीके से संग्राहक बना। पहले वो केवल शिकार पर बेस्ड था, फिर उसके बाद हमने मौर्य काल, धीमे धीमे सारी चीज़ों को हमने जाना, नए राज्यों का उदय कैसे हुआ और हमें जो स्रोत मिले उनसे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे 1000 वर्षों के दौरान आए हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब इस जो चैप्टर में है एक तरीके का आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि जो 1000 साल में परिवर्तन आए थे, उन परिवर्तन को अगर देखा जाए तो वो किस रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इस मैप को अगर आप देखिए, इस मैप को देखने से आपको क्या लग रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी इसमें लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है किसमें, अरबी में लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पढ़ने में और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। भारत का नक्शा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उल्टा है। तो 12वीं सदी के जो भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया था और दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को क्या हुआ है, दिखाया गया है। अब ये मैप एक है, अभी हम दूसरा वाला मैप देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या भारत के बारे में दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पर बताया जाए, ये जो मानचित्र है, ये जो मैप बनाया गया था, ये अल इदरीसी के द्वारा 1154 में बनाया गया था। जो यह नक्शा जहाँ दिखाया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मैप का एक बहुत बड़ा एक मतलब हिस्सा था उसी मैप का। अब देखेंगे मानचित्र 2 में, मतलब मैप दूसरा है, उसमें क्या देखते हैं, ये लगभग बनाया गया हो 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। मतलब यहाँ पर ये बात बताई जाने की कोशिश करी जा रही है कि सेम मतलब अलग अलग टाइम पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं, इससे क्या साबित होता है, इससे ये दिखाई देता है कि समय के अनुसार लोगों की सोच, लोगों के काम करने के तरीके या नज़रिया बदलता है। धीमे धीमे सारी चीज़ों का क्रमिक विकास होता है। अब वो किस रूप में होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। क्षेत्र एक ही है जो 1154 में दिखाया गया और क्षेत्र एक ही है जो 1720 में दिखाया गया। अब हो सकता अल इदरीसी ने इसको यहाँ से जाने के तौर पर देखा हो, जो कि बिल्कुल ही उल्टा दिखाई दे रहा है, और जो बाद में मैप आता है वो आपको ऐसे दिखाई देता है। तो ये वाला जो मैप होगा ये हमारे आज के मैप से काफ़ी कुछ मैच खाता है। तो काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में भारत उस जगह है जहां हम आज क्या देखते हैं, उत्तर भारत को ढूंढेंगे। जो मैप हमने देखा उसमें जो श्रीलंका है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, हम इसको मैप में ऊपर की तरफ ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ इसमें दिखाई दे रहा है। जबकि और जो जगहों के नाम है वो सभी के सभी अरबी में लिखे गए हैं, ये देखिए। अब लेकिन अगर इस वाले मैप को आप देखते तो इसमें आपको जो श्रीलंका है वो सही जगह पर दिखाई दे रहा है, और भारत का कुछ कुछ ये नक्शा जो आज के नक्शे से मेल खाता है ये भी आपको सही दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी नाम लिखे गए हैं इसमें वो सभी के सभी कैसे लिखे गए हैं, अरबी भाषा में लिखे गए हैं। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिसे के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप दिखाया गया है। जो मैप 2, यही मैप 2 है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर श्रीलंका जो है प्रॉपर पोजीशन पे आज के मैप से दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें कुछ स्थान महत्वपूर्ण थे, जैसे कि आज भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी कुछ बदल गई होंगी और बदलती रहती है, जैसा कि इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि चीज़ें किस तरीके से बदलती गई हैं। यह जो मैप हम देख रहे हैं ये ज़्यादा हमें परिचित लग रहा है, ज़्यादा देखा हुआ लग रहा है, आज के मैप से थोड़ा बहुत मेल खा रहा है। इसमें विशेषकर जो तटीय इलाके हैं उनके बारीकी ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक जो थे वो क्या करते थे, यहाँ से समुद्री व्यापार किया करते थे, तो इस नक्शे को और वो इसी नक्शे को फिर क्या करते थे, इस्तेमाल भी किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र का जो अंकन था वो विज्ञान में बहुत कुछ बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों की मतलब पुराने समय की अगर बात करते हैं, उनके दस्तावेज निकालते हैं और नक्शों को अगर देखते हैं, लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए सूचनाओं का एक मतलब उन्हें कुछ कुछ सूचनाएं वहाँ से मिलती हैं। लेकिन इन सभी सूचनाओं के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, जो इतिहासकार होते हैं उनको बहुत ही बारीकी से इनको समझना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत हल्के में ले लिया और उन्होंने
उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया, तो उन्हें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात तो रही मैप की। मैप के बारे में आपने क्या समझा कि मैप एक ही जगह का है, लेकिन 1154 के लगभग मैप कुछ और था और 1700 के लगभग मैप कुछ और था, पर एक ही जगह दिखाया गया। मैप आपको जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली का क्या मतलब है। देखिए इसमें क्या है, नई और पुरानी शब्दावली। सपोज करो जैसे मैं आज जो नाम लिए जा रहे हैं वो नाम का संदर्भ पुराने समय में दूसरा हुआ करता था। अब आज की जो फारसी भाषाएं हैं वो पहले की फारसी भाषाओं से थोड़ी भिन्न भी हुआ करती थी। कई अभिलेख हैं जिनमें कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं। अब अगर जैसे देखा जाए कि हिंदुस्तान जो शब्द है, उदाहरण के लिए अगर लेते हैं कि हिंदुस्तान जो शब्द है इसको आधुनिक राज्य में मतलब एक क्या मानते हैं, एक राष्ट्र के रूप में इसको देखा जाता है। भारत में जो भारत के अर्थ में लेते हैं इसको क्या लेते हैं, हिंदुस्तान को हम भारत के अर्थ में लेते हैं। जबकि 13वीं सदी में फारस के इतिहासकार मिनहाज सिराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जाता है, मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था उनका केवल ये मतलब था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा का जो दोआब है उसके बीच में जो स्थान है या जो इलाके हैं उनसे केवल मतलब था। जबकि उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों में इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। बाद में क्या हुआ, सल्तनत का प्रसार बढ़ा और साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। देखिए आपको यहाँ से क्या जानकारी मिल रही कि दक्षिण भारत का समावेश इसमें कभी भी नहीं हुआ था। इस शब्द का प्रयोग महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द कौन सा है, हिंद के कुछ सामान था उसके लिए इन्होंने प्रयोग यहाँ पर करा। फिर इसके बाद क्या है कि हाँ ये चीज़ रह गई कि इसके जो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और वहाँ का जो पूरा एरिया था, वहाँ की चीज़ें थी, वहाँ के पशु पक्षी थे, वहाँ के निवासी थे, संस्कृति थी, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान का प्रयोग किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति ने उसका प्रयोग किया उस जगह से कि ये पंजाब है, हरियाणा है, गंगा यमुना का मतलब जो है दोआब है, इसमें बस केवल यही हिंदुस्तान के पर्पज था। फिर उन्होंने जो बाबर आए उन्होंने वहाँ में रहने वाली संस्कृति में जितनी भी चीज़ें थी या उसकी जो भूगोल थी उसको मिला लिया। उसके बाद अमीर खुसरो आए, उन्होंने मतलब हिंद से इसको जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हिंद के ही कुछ सामान था। फिर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द के वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ जुड़े नहीं थे। पहले क्या था कि ये सारे अर्थ नहीं जुड़े थे, जो कि बाद में धीमे धीमे जुड़े। अब यहाँ पर ये कहा गया कि जो शब्द लिए जाते हैं या जो चीज़ें बोली जाती हैं आम भाषा में हो या फिर किसी चीज़ का आप नामकरण दे रहे हैं, उसमें जो इतिहासकारों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके अर्थ बहुत अलग अलग होते हैं और किसी गलत रूप में ये प्रयुक्त ना हो। जैसे कि अब सिंपल सा शब्द हम जानते हैं विदेशी। विदेशी एक सीधा सा मतलब है, अगर आज के टाइम में देखें तो जो अपने देश का ना हो उसको विदेशी कहा जाता है। लेकिन पहले क्या होता था पुराने समय पर कि एक ही जगह पर रहने वाले लोग भले अलग अलग संस्कृति के हों वो विदेशी नहीं होंगे, लेकिन अगर बाहर से आया हुआ या एक गांव से दूसरे गांव की तरफ आया हुआ व्यक्ति, उसको ये लोग कहते थे विदेशी। तो देखा किस तरीके से अलग अलग लोगों की बातें अलग अलग लोग अलग तरीके से इसको लेते हैं। अब हमें और क्या जानकारी मिलती इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। देखिए इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हुए वे अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। जब भी बात करी जाती है इतिहास के बारे में जानने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें आएंगी दिमाग में। आपको सिक्के, शिलालेख या फिर स्थापत्य कला वहाँ की या फिर कुछ साहित्य की चीज़ें, इन्हीं से हम सब जानकारी पता करते हैं कि आखिर पुराने समय में क्या हुआ था, कैसे इतिहासकार रहा करते थे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गुप्त वंश के जो शासक थे उनके बारे में हमने कहाँ से जानकारी मिली, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहाँ से जानकारी मिली। तो अगर गुप्त वंश के बारे में मैं बात करूँ तो गुप्त वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इलाहाबाद के स्तंभ से मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं के द्वारा बताया गया कि धीमे धीमे हमें इनसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। मोटे तौर पर अगर हम कहें कि 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलेगी। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि पिछले युग से कुछ तो वैसी की वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला या फिर लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं।
पर कुछ बातें इनसे काफी भिन्न थीं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे थे, क्योंकि इसके बाद हुआ क्या था कि कागज जो था वो सस्ता हो गया था। तो कागज सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा था। इससे लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, आपको मैंने बताया था जब चीनी यात्री आए, चीनी यात्रियों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ की देखी और उनको लिखने की कोशिश करी, और बाद में जब वो वापस लौटे यहाँ से तो वहाँ पर जाके उन्होंने चीनी भाषा में उन चीज़ों का अनुवाद किया। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ जानकारी, भले वो चीनी यात्री थे, आए और यहाँ से गए, लेकिन उन्होंने जो भारत के बारे में देखा और लिखा उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन अथवा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे, और जो भी पांडुलिपियां हैं ये इनको पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार वो जगह होती है जहां पर पांडुलिपियों का संग्रहण किया जाता है, वहां पर ये रखी जाती हैं। पांडुलिपियों तथा दस्तावेज के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी होता था। होता क्या था, अब उस समय कोई छापे खाने तो थे नहीं कि भाई एक लिपि से दूसरी लिपि बना ली गई। तो यहाँ पे क्या होता था कि अगर कोई फ्रेंड है, उसको मतलब पुराने समय की कोई चीज़ लिखनी है अपने दोस्त के बारे में, या फिर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्या करता था, जैसे कि आपको ये चित्र दिखाया गया है, ये उस समय का कोई राजा या कोई भी लिखने वाला रहा होगा, ये एक देखिए कॉपी कर रहा है, इस वाली पांडुलिपि से इस चीज़ को कॉपी कर रहा है। अब छापे खाने नहीं थे तो ये क्या करते थे, अपने हाथ से लिखा करते थे, और कई बार इन्हें लगता था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अंदाज लगा लेना। कई बार होता है किसी फ्रेंड ने हैंडराइटिंग लिखी, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जिससे संबंधित चैप्टर होता है या जिससे संबंधित कोई मैटर होता है, आप अंदाज लगा लेते हैं कि शायद यही लिखा गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिपियां हैं इस तरीके की लिखी गई थी, ब्रेक कर करके, या फिर कुछ देखिए लगातार लिखने वाली हैं। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। देखिए ये जो अरबी और फारसी, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रभाग के रूप में लिखी जाती है। फारसी अरबी की जानकारी के लिए हम इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। तो इस तरीके की लिपियां यहाँ पर बताई गई थी, जो कि हर व्यक्ति के लिए पढ़ना मुश्किल था, तो वो या वो कॉपी करते थे, तो कुछ कुछ शब्द उसमें अपने हिसाब से नए जोड़ लिया करते थे और चले जाते थे। अब पुरानी प्रतिलिपि जो होती थी उनको जानने और समझने में भी बहुत टाइम लगा। अब कहा जाता है कि शायद ही कोई जो प्रॉपर पांडुलिपि होगी जो पहले की है, जिसकी मूल प्रति बची होगी, मतलब मेन कॉपी बची होगी, बाकी सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन धीमे धीमे होते चले गए। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास साहित्य या फिर लिखी हुई चीज़ें भी हैं, उनमें क्या है, धीमे धीमे बदलाव आते गए, और बदलाव इस हद तक आते गए कि बहुत सारी चीज़ों की जो मेन कॉपियाँ थी वो मेन कॉपियों से बदलते बदलते कहाँ तक आती गई, उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। भाई किसी ने कोई चीज़ लिखी, उसको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसमें परिवर्तन करना है। तो पहली बार अगर देखा जाए 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ये पूछा जाता है जियाउद्दीन बर्नी किस समय पे आए या किस समय पर इन्होंने लिखा, और पहली बार इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था 1356 में, और दूसरी बार इसके बाद 2 वर्ष बाद लिखा था इसमें, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार जो वृत्तांत था उसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी, और यह पुस्तकालयों के संग्रह में कहीं भी दबाव पड़ा था। तो देखिए किस तरीके से ये चीज़ें थी कि लिखा था किसी ने अपने वृत्तांत के बारे में, और उनको खुद को लगा कि अब इसमें कुछ हमें सुधार करना चाहिए, तब पता चला इतिहासकारों को 1971 में, कितने लंबे टाइम के बाद। अब देखते हैं कि एक सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसा था, किस समय पर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, इसमें भी देखते हैं इसमें भी क्या क्या परिवर्तन हुए। अब इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हो रहे थे, जैसे कि सिंचाई के लिए कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा था। युद्ध में अगर देखा जाए तो बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले भी कि ये समय वो समय है जब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। नए नए राजा अपना आधिपत्य जमाना शुरू करते हैं, और आक्रमण भी होते हैं बाहर से, तो बाहर के लोग भी आते हैं। तो ये वो समय है जब यहाँ पर अगर देखा जाए मोहम्मद गौरी, गजनी, इन समय की सबके आक्रमण भी हुए, और बीच में शुरुआत किसकी हो जाती है, शुरू हो जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें धीमे 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 जाकर शुरू होती हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होने लगता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी आदि। इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन हुए वो किसकी वजह से हुए, वो सब कृषि की वजह से हुए। नई नई टेक्नोलॉजी आई धीमे धीमे उन चीज़ों को लेकर, और बाहर से भी जो लोग आए उन लोगों ने भी अपने साथ कुछ अपने विचार लाए और उन चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया।
तो परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी इसमें कहा जा सकता है। इस युग के लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसके लिए भी कुछ यूज करने लगे थे और अवसर की तलाश में भी ये लोग झुंड बनाकर चलने लगे थे, यात्राएं किया करते थे और उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद थी। जो ये उपमहाद्वीप था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें सारी यहाँ पर ये संभावनाएं इनको दिखती हैं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक महत्वपूर्ण था राजपूत। राजपूत का मतलब था राजा का पुत्र, राजा के पुत्र से ही निकला था ये। 8वीं सदी के लगभग 8वीं से 14वीं सदी के बीच के लगभग की यह बात है। यहाँ पर आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय वर्ग होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वो भी थे जो सेनापति हुआ करते थे और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में कार्य किया करते थे। कवि और चारण राजपूत की जो आचार संहिता थी उसका प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान भी किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी खूब उठाया। तो पूछा जा सकता है आपसे राजपुत्र के बारे में, तो राजपुत्र का मतलब सीधा सा राजा का पुत्र, और इनके नाम का जो मतलब अगर देखा जाए प्रभुत्व बढ़ा वो कब बढ़ा, 8वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच में। पूरे कार्यकाल के दौरान जंगलों की, अब इस समय पर क्या था कि लोग जब बढ़ रहे हैं और थोड़ी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही, तो लोग क्या क्या करते थे कि कृषि करने के लिए जमीनों को खोदा करते थे। कृषि के लिए भूमि बढ़ती जा रही थी, लोग उस समय पर इतने तो थे नहीं, तो भूमि बढ़ती जा रही थी और जब वहाँ पर कहीं जगह कटाई हुआ करती थी, ज़मीन को समतल किया जाता था, तो बहुत तेज़ी से ये परिवर्तन आ रहे थे और इनमें क्या हुआ, पर्यायवास होना शुरू हो गया था। मतलब वहाँ जब लोग रह रहे हैं और ज़मीन बढ़ रही है तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे और जुताई करके अपनी जो जीविकोपार्जन था उनके लिए काम किया करते थे। और कृषक किया करते थे, कृषकों के ये नए क्षेत्र समूह बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल और जो मतलब समाज का अंग था उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गए समाज का। इन्हें कर भी चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर भी उभरने लगे। जब ये दिखाई देने लगा कि कुछ लोग जो बड़े लोग थे वो जानवरों को भी पाला करते थे और कुछ लोग खाली समय में खेती किया करते थे, दस्तकारी का कुछ काम किया करते थे, इस तरीके से उनमें अंतर भी बढ़ने लगा। अब जिसके पास ज़्यादा मवेशी या ज़्यादा जानवर हुआ करते थे, ज़्यादा खेती हुआ करती थी, उनको ऊँचा दर्जा दिया जाने लगा, वो लोग रईस कहे जाने लगे। और जो लोगों के पास काम कम था या ज़मीनें कम थी या उनका उतना हिसाब से उनके पास संपत्ति नहीं हुआ करती थी, तो एक तरीके का गैप भी बढ़ना शुरू हो गया। कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का मानने लगे और कुछ लोग यहाँ पर नीची जाति का, मतलब नीची जाति कह लीजिए, नीचे का दर्जा इनको दिया जाने लगा। किसी जाति विशेष के सदस्यों की में जो सत्ता होती थी वो एक ही जाति में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ लोग नीचे हैं, जो कि हम सामाजिक वर्ण में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आज भी आपको दिखाई देती है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो भी ये जातियां थी स्वयं अपने अपने नियम बना लेती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की जो सभाएं थी वो करवाया करती थी। इन इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था इनको। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव और मुखियाओं का शासन भी यहाँ पर होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होते थे। कोई राज्य उसकी छोटी सी इकाई भर हुआ करते थे। अब क्षेत्र और अगर साम्राज्य की बात करी जाए तो देखिए, यहाँ पर चोल के बारे में मैंने आपको बताया था, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, जो अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कि मैं एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग भी, उनकी सेनाएं थी इसमें आगे। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, इसमें जितने भी ये नंबर्स डले हुए हैं सारे के सारे बताए गए कि दिल्ली सुल्तान के जो अंदर आती थी सारी चीज़ें, उन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये सारे नाम हैं, आप मैप से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें लोग क्या थे, वो पलायन कर जाते थे और इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को
वो इन दावों को क्या करते थे, इसको अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे और साथ ही वे समझने की कोशिश भी करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं, इसके बारे में बताया। फिर सन अगर देखा जाए 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम भी तय हो चुके थे और अपनी उनकी भाषा और संस्कृति विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। भाई जहाँ पर जिस क्षेत्र में जैसे लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनका रहन सहन, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति सब कुछ अलग होने लगी थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच में काफ़ी जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे आधिपत्य जमाने के लिए, वो भी चलने लगी। जैसा कि हम जानते हैं चोल, चेर, पांडव जो थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे, इन सभी में आपस में कन्नौज को लेकर कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, जिसे हम त्रिपक्षी गुट कहते हैं। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको देखेंगे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकरारें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अभी हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कि खिलजी वंश और मुगल वंश के समय पर कितनी कितनी चीज़ें जीती गई और बाद में फिर धीमे धीमे करके वो एक दूसरे के हिस्से में चली जाती हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य पर शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उनकी राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैलने लगी थी। इन क्षेत्रों को जो विरासत में मिल गई थी। इन तथ्यों का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति में एक दूसरे से टक्कर अलग अलग नहीं पनपी थी। धीमे धीमे चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रही थी और कई जगह पर अगर देखा जाए सेम एरिया में तो कुछ कुछ परिवर्तन आ रहे थे। पुराने और नए धर्मों को लेकर भी अगर देखते हैं, इतिहासकार जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर चुके हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराएं थी, उनमें भी कई परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर होता क्या था कि इस आस्था का जो स्वरूप था वो सामूहिक हुआ करता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म जैसे कहते हैं, उसमें इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे कि नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया और इनकी बढ़ती हुई सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के कारण, ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा ही आदर होता था, क्योंकि यही पढ़ पाते थे और इन चीज़ों को समझाते थे। इनके ये संरक्षक बन गए और नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो इस तरीके से धर्म भी बदल रहे थे। महत्वपूर्ण भक्ति की अवधारणा के रूप में अगर देखा जाए इसे, तो एक अगर देखा जाए इसमें ईश्वर की परिकल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवता की देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक कि पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय के बारे में या इन चीज़ों के बारे में हम आगे चैप्टर में देखेंगे। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ था। अगर बात करी जाए कुरान शरीफ का संदेश के बारे में, तो भारत में पहले ये कब आया था? 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए यहाँ पर आया। मुसलमान जो थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं और ये केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ही क्या करते, स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इस तरीके से इसके बारे में बताया गया। कई शासक इस्लाम और इसके जो विद्वान धर्मशास्त्री हैं उनमें अलग अलग लोगों का मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं इन्हें उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ सिया है जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि संपन्न नेता मानते हैं और कुछ लोग सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किया करते थे। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे चलकर यही परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार किया जाए। इसमें क्या है
कि जो चीज़ें थी, कैलेंडर था, घड़ी थी, इन चीज़ों को पहले हम नहीं देख पाते थे, यानी कि केवल घंटों, दिन या फिर वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो उनका अध्ययन भी कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन हो सकता है। धर्म के आधार पर ही लोगों को आसानी से बांटा जा सकता है या फिर चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। जैसे अर्थव्यवस्था हो गई, समाज हो गई, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकांश इतिहासकार जो हैं आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही विभिन्न जो पुराने विशेष कालखंड हैं या कालखंड हैं उनकी विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले साल जो हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था उसमें प्राचीन से कई प्रकार का समावेश दिखाई देता है, जैसे कि शिकारी से संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषि काम, और शहर और गांव से ओर के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो हम देख रहे हैं उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। जो हमने इस समय पर पढ़ा 700 से लेकर 1700 के बीच की जो चीज़ें भी पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधानों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं और आखिर 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्नता थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं। इन सारी चीज़ों को आप एक साथ नहीं देख सकते, इनमें आपको परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है वो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भी जुड़ाव हुआ। इससे यह आशा निकलता है कि मध्यकाल रूढ़वादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, हमेशा बदलाव ज़रूर होता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, कम हो या फिर ज़्यादा हो। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनके यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। देखिए क्यों, कभी सोचिए कि व्यापार क्यों शुरू हुआ। जब इतनी समृद्धता होगी, वहाँ पर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही होंगी, तभी तो व्यापार शुरू होता है। अगर पहले ही इंसान भूखों मर रहा है तो उसका व्यापार होगा किस चीज़ से। तो विदेशी जो आते थे, भले आदान प्रदान होता था चीज़ों का, लेकिन वो तभी होता था जब वहाँ पर चीज़ें सरप्लस में हुआ करती होंगी। इस पुस्तक को पढ़ते समय जब आप परिवर्तन के चिन्हों या सक्रिय ऐतिहासिक क्रियाओं पर ध्यान देते हैं और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले वर्षों की बातों से करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे और कितने ज़्यादा दुनिया भर में यहाँ पर बदलाव दिखाई देते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ये चैप्टर, 20-25 मिनट का हो जाता है। एक्चुअली मैं कितना भी इसको जल्दी एक्सप्लेन करो लेकिन उतना हो नहीं पाता। तो अगर आप देखेंगे कितने तरीके की चीज़ें बदली आई यहाँ पर, भूगोलवेत्ता ने मैप बनाया, मैप अलग तरीके के फिर आगे आए, फिर देखा गया कि शब्दावली किस तरीके से बदली, फिर स्रोत को देखा हमने, फिर जो मतलब जो काल आए उनमें किस किस तरीके से किस किस शासन किए गए। 8वीं और 14वीं सदी में राजपूत नाम की जो चीज़ें थी वो उभरी, जो राज्य थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।